नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसका पहला टॉपिक हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, अंग्रेज़ों का भारत आगमन, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1726 का राजलेख। आज हमारा दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं हम, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, जो 1765 से 1858 ईस्वी तक चला। तो आइए हम चर्चा करते हैं और आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, दीवानी अनुदान मिल जाने के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वास्तविक शासक बन गई कंपनी। और कंपनी जब वास्तविक शासक बन गई तो वहाँ के अंग्रेजी कर्मचारी स्वतंत्र हो गए और कंपनी के कर्मचारियों पर कंपनी का भार आ गया और उनको बहुत ही कम वेतन मिलता था। तो उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने दीवानी अनुदान के फलस्वरूप इंडिया के भारतवासियों के मजदूरों का लगातार शोषण करना शुरू कर दिया और उनका एक ही मकसद बन गया कि वो अधिक से अधिक धन यहाँ से लूट खसोट करके इंग्लैंड ले जाना। इस प्रकार से कंपनी में चल रहा था कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन से ऋण की मांग की। जब ऋण की मांग की तो वहाँ के राजनीतिज्ञों के दिमाग में यह ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, कंपनी घाटे में कैसे जा सकती है। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं वो जो वापस लौटे हैं उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आ रहा है, इतनी अपकीर्ति कहाँ से बढ़ रही है। तो उनका ध्यान आकर्षित हुए बिना रह ना सका और उन्होंने भारत में एक गुप्त कमेटी भेजी। उस कमेटी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी त्रुटियों के बारे में पता लगाया और उन त्रुटियों को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए, वो निम्नलिखित बहुत से परिवर्तन किए गए। तो चलिए हम बताते हैं। भारत में सरकार का स्वरूप। भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की स्थापना की। पहले बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी एक दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। जो गवर्नर जनरल, उसकी परिषद इस पर कंट्रोल रखती थी और यह इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी रहते थे। तब इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के द्वारा बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। बंगाल के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। किसको गवर्नर जनरल बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहाँ पर तो वो थे वॉरेन हॉस्टिंग। तो इस प्रकार से बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और एक गवर्नर जनरल और 4 सभासदों का नामांकन एक्ट में ही कर दिया गया था, जिसमें
जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उसके अधीन ही कलकत्ता के प्रेसिडेंसियों और उसकी सैनिक शक्ति को रखा गया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्वेश्चन में आपको कई एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। गवर्नर जनरल और परिषद के अधीन सिविल इलाकों जो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी इस परिषद के अधीन रखा गया। और बम्बई और मद्रास को कलकत्ता सरकार के अधीन रखा गया। बम्बई मद्रास और कलकत्ता सरकार, बम्बई मद्रास को कलकत्ता सरकार के अधीन रखा गया। ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बदलाव किए गए और इसके बाद कलकत्ता को बम्बई और मद्रास के शांति एवं युद्ध संबंधी मामलों में आदेश देने का प्राधिकार भी दिया गया। किसको? कलकत्ता की सरकार को प्राधिकार दिया। ये महत्वपूर्ण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बदलाव हो रहे हैं, आप नोट करते जाइए। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद विधायी शक्ति में भी कुछ बदलाव किए गए। सॉरी, मार्कर। विधायी शक्ति इसमें प्रमुखतः कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सर्वप्रथम। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अपर न्यायाधीशों को रखा गया जो सिविल, आपराधिक, धार्मिक एवं सेना से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकते थे और इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी।
ये महत्वपूर्ण बातें। तो हमारा अब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ये किस लिए आया? ये आया हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए, जिसने कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया, प्राधिकार दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा कि भाई अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी कलकत्ता सरकार नियम बना सकती है। इस प्रकार से कलकत्ता को दो प्रमुख स्रोत मिल गए विधि बनाने के। पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वह कलकत्ता में विधि बना सकता था, और फिर दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विधि बना सकता था। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसके बाद हमारा आया अगला टॉपिक आया हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा कंपनी के प्रबंध में पूर्ण सुधार ना हो सका, इसलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया, महत्वपूर्ण रूप से जो व्यापारिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे उनको एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को निर्देशक बोर्ड देखती थी तो वही देखेगी, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, जिसके लिए ब्रिटिश सम्राट ही इसका निर्माण कर सकता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया और वह राजनीतिक कार्यों को देखने लगा। इस प्रकार से ब्रिटिश संसद चाहती थी कि कंपनी का नियंत्रण कम हो जाए और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ जाए, इसलिए लगातार अधिनियम बनाए जा रहे थे कि जैसे भी हो ब्रिटिश संसद इस पे पूर्ण रूप से नियंत्रण पाले। और फिर इस प्रकार से 1793 के एक्ट के द्वारा व्यापार की अवधि को 20 वर्षों के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया था। तो ये हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। फिर इसके बाद क्या आया हमारा महत्वपूर्ण रूप से, वो आया हमारा 1813 का राजलेख। इसमें क्या हुआ, इस राजलेख में जो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को द्वारा जो विधियां बनाई जाती थीं उनको प्रमुख रूप से अब ऐसा कर दिया गया कि इनको इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के पास अनुमोदन कराया जाना जरूरी है। जब यह अनुमोदित करा दी जाएंगी तब यह विधि मान्य होंगी, प्रभावी होंगी। और इस प्रकार से ब्रिटिश संसद ने यहाँ से कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया और जो ब्रिटिश निवासी थे उनको हर जगह व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। वो 1813 का राजलेख रहा महत्वपूर्ण रूप से। इसके बाद फिर हमारा दूसरा आया 1833 का राजलेख। 1833 के राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से अंत करना और पूरे भारत में केंद्रीय शासन प्रणाली को लागू करना, ये उद्देश्य था इस राजलेख का। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार से यहाँ का केंद्रीयकरण कर दिया गया और एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। 1833 के राजलेख के द्वारा एक सदस्य और बढ़ा दिया गया जिसे विधि सदस्य कहा गया। और जब केंद्रीयकरण हो गया देश का 1833 के प्रमुख राजलेख के द्वारा, तो इसके पहले जो बनाई गई विधि थी उन्हें विनियम कहते थे तथा इस अधिनियम के बाद
जितने भी विधि बनी उन्हें अधिनियम कहा गया। और इस राजलेख की धारा 87 के दौरान, 1833 के राजलेख की धारा 87 के दौरान जो धर्म, जाति, मूल वंश या स्थान या वर्ण के आधार पर व्यक्तियों को अयोग्य समझा जाता था, उसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया और उनको भी अधिकार दिए गए। और इसी विधि में भारतीय इसका संहिताकरण हुआ और यहीं से एक विधि आयोग की, प्रथम विधि आयोग की भारत में नींव रखी गई और इसकी स्थापना की गई। हमारा अंतिम 1853 का राजलेख आया, जिसमें प्रमुख रूप से क्या कार्य किए गए, कार्यपालिका और विधायी जो कार्य थे उन दोनों को पृथक कर दिया गया और 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रमुख रूप से एक कमेटी बनाई गई जिसमें एक कमांडर इन चीफ रखा गया, एक बंगाल का गवर्नर रखा गया और उसके 4 सभासद रखे गए इसमें, और 6 अन्य जो रखे गए सदस्य, उनमें एक कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश और बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा प्रांतों से अन्य प्रतिनिधि शामिल किए गए। इनका प्रमुख कार्य था विधि निर्माण करना। इस प्रकार से एक अलग भारत को विधानमंडल की स्थापना भारत में की गई, भारत में विधान परिषद की स्थापना हुई और उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को यहाँ जगह मिली और विधानमंडल की सर्वप्रथम स्थापना हो गई। और इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेजी जो निदेशक होते थे कंपनी के, उनके नियुक्ति संबंधी अधिकार को छीन लिया गया। नियुक्ति संबंधी अधिकार को छीन लिया उनसे, इससे उनको बहुत बड़ा एक धक्का लगा। और फिर इसी में इसके बाद 1857 की क्रांति ने इसमें तीव्र गति पकड़ ली। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी हमारे इस एक्ट की। तो इस प्रकार से हमने आपको ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में 60 टॉपिक बताए। बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं ये हमारा दूसरा टॉपिक था जो ख़त्म हो गया, आज कंप्लीट हो गया। इसमें 7 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए और हमारे वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से एक चीज़ समझ में आ जाए। यहीं से हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं इसी में, जिसे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोलते हैं संविधान की। तो और भी जो कुछ आपको पूछना हो उससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। आप सभी ने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।